यस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से भिन्न और पृथक होती हैं। जो मैंने जीएस जीएस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में जो भी मैंने डिस्कस किया था, उन चीजों को आप अप्लाई भी करिएगा। जो भी लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। राइट। लाइक कर दें, कमेंट भी करें। ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव रहिए आप लोग। थोड़ा एक्टिविटी की मुझे कमी आती है नजर। हम्म। थोड़ा सा एक्टिव रहना सीखिए। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जो अपना ग्रुप है टारगेट यूपीएससी वाला, उसमें लिख दीजिएगा। ठीक है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से भिन्न और पृथक होती हैं। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये दो स्टेटमेंट है। तो सभी इसमें से कौन सा कथन सही है या है, सबसे पहले यही चेक करना होता है कि पूछा क्या जा रहा है ना। पूछा ये जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला वाला जो कथन है, पहला स्टेटमेंट है कि सभी जो खाद्य श्रृंखला, आप जानते हैं फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। हम्म। मैंने बताया भी था कि जो पारिस्थितिकी है, जो आपका एनवायरनमेंट और इकोलॉजी है, उससे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो बहुत आते हैं, है ना। मतलब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन होते हैं वो जरूर आते हैं। तो ये वैसे ही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ये क्वेश्चन है। राइट। तो थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट का साइज आई थिंक बढ़ा दूं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हम्म। तो इसको ट्राई करना, आप लोग स्टार्ट कीजिए। पहला वाला स्टेटमेंट कैसा लग रहा है आपको, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, कि सभी जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं एक दूसरे से भिन्न और पृथक होती हैं। हम्म। एक्चुअली दिस इज राइट। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, जो फूड चेन्स होती हैं, पर्टिकुलर वो एक पर्टिकुलर एक फूड चेन होती है कि एक, जैसे कि एक छोटा कीड़ा है, उसको कोई उससे बड़ा एक जीव है वो खाता है, और उस जीव को कोई दूसरा खाता है। राइट। या जैसे हिरन है वो घास खाता है, फिर हिरन को शेर खाता है। तो ये जो फूड चेन है, ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एनवायरनमेंट या अलग अलग इकोलॉजी के हिसाब से ये अलग अलग होती हैं, और एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं, सारी मिल करके फूड वेब बनाती हैं ना। मतलब खाद्य जाल क्या होता है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल करके एक खाद्य जाल बनाती हैं, उसको बोलते हैं फूड वेब, है ना। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। दूसरा है कि खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है, मतलब यूनी डायरेक्शनल होता है। तो सॉरी, हाँ, एक्चुअली जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो क्या है, इसमें वन सेकेंड, इसमें थोड़ा सा मुझे कहीं कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। हम्म। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, ये है। हम्म। ठीक है। तो कौन सा सही है, पहला वाला तो गलत है ना, कि एक दूसरे से भिन्न और पृथक होती हैं सभी खाद्य श्रृंखलाएं। एक्चुअली खाद्य श्रृंखलाएं, वही जो फूड वेब वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लगेगा, खाद्य जाल वाला, कि एक्चुअली खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से भिन्न हो नहीं सकती हैं, वो एक दूसरे में फंसी हुई रहती है, मतलब मिल करके खाद्य जाल बनाती है ना। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी बात है, यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है इसमें, है ना। मतलब खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से भिन्न या पृथक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से मिल करके खाद्य जाल या फूड वेब बनाती हैं। तो यानी कि पहला वाला जो है वो स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है भिन्न या पृथक होती हैं। भिन्न या पृथक नहीं हो सकती, क्योंकि वो मिल करके खाद्य जाल बनाती है ना, वो फूड वेब बनाती हैं, तो वो एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। दूसरा वाला है कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है, ये एकदम राइट है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ऊर्जा एक जीव या एक खाद्य स्तर से, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ट्रांसफर होती है। राइट। जबकि जो मिनरल्स का ट्रांसफर है वो कैसा होता है, वो पूरा साइक्लिक होता है, चक्रीय होता है। मतलब जो बहुत सारे जो पोषक तत्व होते हैं,
उनका जो ट्रांसफर होता है वो पारिस्थितिकी में कैसा होता है, चक्रीय होता है, साइक्लिक होता है। अंत में वो मिट्टी में मिल जाते हैं। कोई भी जीव मरता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। तो फिर उसका मिट्टी से वो जो पौधे वगैरह होते हैं वो उसकी जड़ों से उस मिनरल्स को ग्रहण कर लेते हैं। फिर उस पौधे को कोई शाकाहारी खाता है, फिर उस शाकाहारी को कोई मांसाहारी खाता है, फिर वो मर जाता है तो फिर वो मिनरल्स वापस से मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस तरह की जो मिनरल्स का साइकिल है वो कैसा होता है, वो साइक्लिक होता है। जो मिनरल्स का ट्रांसफर है वो साइक्लिक होता है, वो होता है चक्रीय। जबकि जो ऊर्जा का ट्रांसफर है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन एक स्तर से दूसरे स्तर को होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक तरीके से। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो हो गया आपका रॉन्ग और दूसरा वाला हो गया राइट। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, मतलब ये तो एक तरीके की वानगी, एक नमूना है कि आपको ऐसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रजातियों के विकास के चरणों का सही कालानुक्रम है। एक्चुअली जब आप एंथ्रोपोलॉजी अगर किसी का सब्जेक्ट होगा तो एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो तमाम मानव प्रजातियां हैं उनके नाम रखे गए हैं, राइट। तो अभी जैसे हम लोग हैं, हम लोग का नाम क्या है, होमो सैपियंस, है ना। हमारी जो प्रजाति है, जो प्रेजेंट टाइम पे जो मानव है, उसका नाम क्या है, होमो सैपियंस। उसके पहले के मानव का क्या नाम था, फिर उसके पहले का, तो ये क्वेश्चन उससे संबंधित है कि हम लोग होमो सैपियंस एक बार में नहीं बन गए हैं। पहले हम लोग क्या थे, सबसे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव था। फिर उसका विकास हुआ धीरे धीरे करके, तो वो क्या बन गया, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का विकास हुआ, वो बन गया होमो इरेक्टस, मतलब जो एकदम सीधा खड़ा होकर चलने लगा। ठीक है, तो वो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था थोड़ा सा झुका हुआ था। होमो हैबिलिस थोड़ा सा और सीधा हुआ, वो और सीधा हुआ और पूरा एकदम सीधे होकर के, और फिर जो मानो एक तरह से पूरी मनुष्य की विकसित अवस्था है उसको बोलते हैं होमो सेपियंस, जो आजकल का जो हम लोग हैं। ठीक है, तो राइट, ये सही विकास का क्रम क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। ये क्वेश्चन यूपीएससी में जरूर, मतलब बहुत ज्यादा आने की संभावना है इस टाइप के क्वेश्चन की। मानव विकास का चरण, हम मानव हैं, हमें अपने विकास के चरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। ये यहाँ पर एक फिगर भी बना हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि अलग अलग मानव किस किस प्रकार के थे, राइट। तो होमो सेपियंस और होमो इरेक्टस के बीच में एक और मानव आता है जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका नाम क्या है, होमो निएंडरथलिस। मतलब होमो निएंडरथल, इसको निएंडरथल मानव कहते हैं। मतलब हमारे जस्ट पहले का जो मानव है उसका उसका नाम क्या है, निएंडरथल मानव। हम्म, निएंडरथल मानव। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, वो मतलब कुछ कुछ निएंडरथल मानव की तरह दिखता था, तो हम लोगों ने उसका नाम ही रख दिया था कि ये विकास क्रम में हम लोगों से जस्ट पहले वाले क्रम का है, निएंडरथल मानव है। बिल्कुल ऐसा ही फेस था उसका। हम्म, तो ऐसे ही जो हम लोग पढ़ते थे तो हंसी मजाक के क्रम में ऐसे हम लोग बोलते थे, है ना। तो मतलब होमो सेपियंस के जस्ट पहले वाला कौन सा है, होमो निएंडरथल। निएंडरथल के पहले वाला इरेक्टस है, और इरेक्टस के पहले जो थोड़ा सा झुका हुआ था वो था होमो हैबिलिस। और सबसे पहले, सबसे प्रथम अवस्था थी बंदर से, मतलब जब मानव बनने की, उसका नाम क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, तो इन सारे नामों को बहुत अच्छे से याद रखना है। ये फिगर बहुत हेल्प करता है, इस टाइप का फिगर आपको याद रखने में, राइट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन लगा होगा आप लोगों को, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और वो जो बात जो मैंने बताई उससे आपको ये बात याद रहेगी हमेशा, है ना, कि होमो सेपियंस के जस्ट पहले वाला वो जो दोस्त था हमारा, वो उसका नाम क्या था, होमो, क्या नाम था, होमो निएंडरथल, है ना, निएंडरथल मानो था वो, राइट। और पारिस्थितिकी में संगठनों के स्तर के संबंध में एक और पारिस्थितिकी से एक और क्वेश्चन, कि जो पारिस्थितिकी में संगठन के स्तर होते हैं उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या आमतौर पर विभिन्न प्रजातियों के जीवों का एक समूह है जो एक निश्चित समय के लिए एक परिभाषित क्षेत्र में रहते हैं। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन। वैसे तो पॉपुलेशन हम लोग एक जनरल टर्म में हम लोग लेते ही हैं, है ना। लेकिन वैसे परिस्थिति में जनसंख्या का मतलब ही कुछ अलग होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, यही यहाँ पर भी, ये भी एक बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। एक समुदाय अनम्य नहीं होता है, वह बड़ा या छोटा हो सकता है, बिल्कुल छोटा या बड़ा हो सकता है समुदाय। और फिर समुदाय की क्या परिभाषा है, जैसे जनसंख्या की क्या परिभाषा है, समुदाय की क्या परिभाषा है, जीव की क्या परिभाषा है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू, राइट।
जीव एक जीवित प्राणी है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने या कार्य करने की क्षमता रखता है। एक्चुअली टाइम की कमी होने की वजह से मैं इनके जो एक्सप्लेनेशन है इनको पूरा नहीं पढ़ पाता हूँ। फिर आप लोगों का काम क्या है कि ये आपको पता है कि चैनल में अवेलेबल रहते ही हैं ये वीडियो। तो आप लोग बाद में इसको आराम से अपने सुविधा अनुसार आराम से कम स्पीड में देख करके रोक करके आप इन एक्सप्लेनेशन को पढ़ा कीजिए। ये बहुत उम्दा एक्सप्लेनेशन हैं, मतलब बहुत ही अच्छी टीम के द्वारा बनाए गए हैं। तो अगर इन एक्सप्लेनेशंस को आप केवल पढ़ लेंगे तो ये 10 किताबों के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के बराबर होंगे। ये आप समझ लीजिए। आप लाइव खत्म हो जाता होगा, इसके बाद आप सोचते होगे यहाँ से हमारा काम खत्म हो गया। एक्चुअली वहां से आपका काम शुरू होता है, राइट। मैंने तो लाइव 1 घंटे का कर दिया, इसके बाद आप लोग को जब ये वीडियो दोबारा से मिल जाता है वहां पर, है ना, तुरंत तो खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट डे यूट्यूब लाइव कर देता है इसको, या जब मैं शेयर कर देता हूँ तो उसको जाके एक बार अपनी स्पीड से आराम से उसको देखा कीजिए कि एक एक व्याख्या को पढ़ा कीजिए। ये एक्चुअली आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इससे क्या है, इससे आपको बातें समझ में आएंगी, आपके दिमाग में रहेंगी, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। लेकिन आप टोटल अंडरस्टैंडिंग ये आपको याद कब रहेगा, जब आप इसको आप 2 बार 3 बार देखोगे नहीं, आप नहीं याद रख पाओगे बिना इस एक्सरसाइज के। तो ये मैं बता दे रहा हूँ, एक बार जितने भी पिछले वीडियो हैं उनको भी जाके एक बार अपने तरीके से रोक रोक के या जैसे भी आप समझना चाहते हो नोट्स बना करके आप उनको उन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, है ना। तभी इस एक्सरसाइज का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है ना। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे 1 घंटे, इसके बाद ये सारी चीजें भूल जाएंगे अगर इसको रिवाइज नहीं करेंगे। तो रिवाइज करने का तरीका क्या है, दोबारा से आप जाइए चैनल पे, उन वीडियोस को देखिए, वो सारे अवेलेबल है वहां पर, ठीक है। उनको देखिए और दोबारा से आप उसको रिवाइज कीजिए 2 बार 3 बार, जितने बार आप उसको, जब तक आपको पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाते हैं, राइट। तो अब जैसे इसमें कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, लेकिन अब समय की मजबूरी है कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ एक एक चीज, आप उसको बाद में पढ़िए। अभी तो मैं आपको इसको केवल समझा सकता हूँ, राइट। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये कौन से कथन सही है, ठीक है, सही उत्तर क्या है, राइट। तो जनसंख्या जो है वो विभिन्न प्रजातियों के जीवों का समूह है, एक निश्चित समय के लिए एक परिभाषित क्षेत्र में रहते हैं, नहीं। तो इसमें जनसंख्या का क्या अर्थ है, समष्टि का क्या मतलब है, समष्टि क्या होती है, ठीक है। एक्चुअली समष्टि जो होती है वो होती है एक ही प्रजाति के जीवों का समूह, उसको समष्टि बोलते हैं, जो एक विशिष्ट समय के दौरान एक परिभाषित क्षेत्र में निवास करते हैं। तो वो जो पहला वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एक्चुअली समष्टि के लिए लिखा हुआ है, ना कि वो जनसंख्या की परिभाषा है, राइट। तो ये इसलिए, मतलब ये इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो वो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये जनसंख्या की परिभाषा नहीं है, बल्कि समष्टि की परिभाषा है ना। आप समष्टि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं एक बार। समष्टि, समष्टि क्या है समष्टि? हम्म व्हाट इज समष्टि? समष्टि क्या है? हम्म समष्टि है जनसंख्या तो एक ही बात है ना, ये कंफ्यूज क्यों कर दिया गया है? हाँ, पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजुअली ऑफ द सेम स्पीसीज। जैसे मनुष्यों की जनसंख्या है, मनुष्यों की पॉपुलेशन है, समष्टि या जनसंख्या एक ही बात है, वो थोड़ा सा और शुद्ध शब्द हो गया है, राइट राइट। तो पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजुअली ऑफ द सेम स्पीसीज ऑक्युपाइड ऑक्युपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम, यही है पॉपुलेशन, राइट। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजुअली ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, राइट। इसलिए ये गलत हो गया है स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट स्पीसीज, जबकि पॉपुलेशन होती है सेम स्पीसीज की। जैसे मनुष्यों की एक अलग जनसंख्या या अलग समष्टि है, बिल्लियों की एक अलग जनसंख्या है, कुत्तों की एक अलग जनसंख्या है, मतलब एक ही जनसंख्या का मतलब है कि उसमें एक ही प्रजाति के लोग रहेंगे, एक ही प्रजाति के जीव रहेंगे। और जबकि इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रजातियों के जीवों का समूह है, तो बस ये जो विभिन्न वर्ड है इसने इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया, राइट। विभिन्न ना होकर क्या होता, एक ही प्रजाति के जीवों का समूह, तो ये स्टेटमेंट हो जाता राइट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, दूसरा एकदम सही है, समुदाय छोटा या बड़ा हो सकता है, जीवित एक जीवित प्राणी है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने या कार्य करने की क्षमता रखता है, तो ये जीव की परिभाषा है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओके। तो हम लोग आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने अच्छे और कितने कॉन्सेप्चुअल बढ़िया क्वेश्चन है, इनका कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है।
अगर आप इससे बेनिफिट नहीं ले पाए तो फिर आपको कोई भी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन नहीं करा सकता है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस टाइप के कंटेंट से भी अगर आप बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं तो आप घूमते रहिए बाजार में, खाक छानते रहिए, खूब सारी टेस्ट सीरीज के खूब सारे आप मुझे पता है कि आप जा जा करके वो लिया करते हैं, तमाम सारे फोटो स्टेट उठाया करते हैं इधर उधर तमाम सारी टेस्ट सीरीज की। उनमें कुछ नहीं है, एकदम कबाड़ टेस्ट टेस्ट सीरीज है वो। मैं मतलब मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, उनमें कुछ नहीं है, ना उनके एक्सप्लेनेशन में कोई दम है, ना वो किसी काम की है। कई बार वो बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा ऐसी हैं कि जैसे यूपीएससी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है वैसी टेस्ट सीरीज भी हैं। जो बड़े बड़े नाम हैं, है ना, वो कहते हैं कि हम इतना कठिन पूछेंगे कि यूपीएससी भी नहीं पूछ पाएगा। तो भाई ऐसा पढ़ने का फायदा क्या है? ठीक है। तो ये बिल्कुल उस स्टैंडर्ड और उस लेवल के क्वेश्चन है जैसा यूपीएससी पूछता है, जिनके आने की संभावना है। इनसे आप अपनी तैयारी कीजिए, एकदम सीधे सीधे अच्छे से समझ में आने वाले एक्सप्लेनेशन हैं। और सबसे अच्छी बात है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कहीं पर हिंदी नहीं समझ में आ रही है, इंग्लिश में जाके पढ़ लीजिए। और इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है? आप बताइए, आप ही बता दीजिए इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। ठीक है। इतने कम लोग आते हैं, आप लोग लाइव में, मतलब जो लोग आए हैं वो लोग तो खैर बधाई के पात्र हैं ही, जो नहीं आए उनके लिए बोला जा रहा है कि जुड़ने के लिए तो आ गए, इतने सारे लोग आके ग्रुप में जुड़ गए, आने में उनको पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। जीन पिरामिडीकरण से क्या तात्पर्य है ना? जीन पिरामिडीकरण ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है। इसका मतलब क्या है? एक विधि जिसका उद्देश्य एक से अधिक माता पिता या से एक ही जीनोटाइप में कई वांछनीय जीनों को इकट्ठा करना है। जीन की जटिलता के आधार पर एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की व्यवस्था, पारिस्थितिक पिरामिड के आधार से ऊपर की ओर बढ़ने पर आनुवंशिक उत्परिवर्तन में कमी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या तात्पर्य है? पहला वाला इसका आंसर है, एक विधि जिसका उद्देश्य एक से अधिक माता पिता से एक ही जीनोटाइप में कई वांछनीय जीनों को इकट्ठा करना है, जीन पिरामिडीकरण। ठीक है, थोड़ा सा कठिन सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं। साइंस के क्वेश्चन आपको पता है, यूपीएससी साइंस के सबसे टफ क्वेश्चन पूछती है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। राइट, कि व्हाट इज जीन पिरामिडिंग? A method aimed at assembling multiple desirable genes from multiple parents into a single genotype। हम्म, तो ये बीच में कुछ न्यूज में रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है, जीन पिरामिडिंग। ठीक है। अब वही है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जब दो बार तीन बार देखेंगे ना, आप जाएंगे बार बार उसको जाके वीडियो को देखेंगे, उसको नोट करेंगे, कुछ अपने पास नोट्स भी बनाएंगे, तब आपका ये सब अच्छे से तैयार हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है ये आईएएस पीसीएस और आईपीएस ऑफिसर बनना। ठीक है, इतना आसान नहीं है कि बस आए और लाइव में जुड़ गए, इतने से भी हो जाएगा, इतने से भी नहीं होगा। ये तो मिनिमम एफर्ट है जो आप डाल रहे हैं, है ना। इससे बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, है ना। कैसी भी कड़वी लगे लेकिन सही बात है ये। कर्नाटक संगीत के संबंध में आपको पता है आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको पढ़िए कि कर्नाटक संगीत के संबंध में जो कार्नाटिक, आपको पता है कि हिंदुस्तानी और कार्नाटिक दो म्यूजिक सिस्टम है इंडिया में। अगर ये भी नहीं पता है तो एक बार जाके आर्ट एंड कल्चर पहले ढंग से पढ़िए। ठीक है, कि संगीत के भारत में दो, एक तरीके से दो ही सिस्टम है। एक उत्तर भारत में जो विधा है उसको बोलते हैं हिंदुस्तानी संगीत, एक दक्षिण भारत की जो विधा है उसको बोलते हैं कार्नाटिक म्यूजिक। ठीक है, तो जो कार्नाटिक म्यूजिक है उसी को कर्नाटक संगीत यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल कर्नाटक में है। हम्म, वो पूरे दक्षिण भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में जो संगीत की परंपरा है, दैट इज कॉल्ड कार्नाटिक म्यूजिक सिस्टम। तो पुरंदर दास को कर्नाटिक संगीत का जनक माना जाता है। यह रागम और थालम की प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया है। कौन सा इसमें सही है? 1 और 2 बोथ आर राइट। कर्नाटक संगीत क्या है? ये शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय प्रणाली है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। और ये दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा में प्रचलित है। पुरंदर दास को, ये जो पुरंदर दास हैं, इनको कार्नाटिक म्यूजिक का, कार्नाटिक संगीत का जनक माना जाता है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, पुरंदर दास। ठीक है, बहुत फेमस नाम है ये साउथ का। और थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीजें समझ में आएंगी। मतलब एक्चुअली व्याख्या पढ़ने का आपका फायदा क्या होगा, व्याख्या को अच्छे से देखने का, कि आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड और 5-6 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे।
राइट। व्याख्या में इतनी अच्छी व्याख्या दी हुई होती है, हम लोग के एक्सप्लेनेशन हम लोग का इतना अच्छा होता है कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन फिर आएगा उस टॉपिक से रिलेटेड तो व्याख्या से कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन से कवर हो रहा है, बाकी 4-5 क्वेश्चन उससे रिलेटेड व्याख्या से कवर हो रहे हैं। जैसे इसमें एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या मिल गई आपको कि 18वीं शताब्दी में कर्नाटिक संगीत की त्रिमूर्ति के द्वारा अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया कर्नाटिक संगीत ने। और ये त्रिमूर्ति के नाम से कौन जाने जाते हैं? त्यागराज, श्याम शास्त्री और मुथुस्वामी दीक्षित। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कर्नाटिक संगीत की त्रिमूर्ति में कौन कौन से लोग शामिल हैं, है ना? कौन से 3 लोग मिलकर के उनको क्या कहते हैं? कर्नाटिक संगीत की त्रिमूर्ति। त्यागराज, श्याम शास्त्री और मुथुस्वामी दीक्षित। ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट ये वाला भी सही था, यह रागम और थालम, मतलब रागम का मतलब है राग और थालम का मतलब है ताल, जिसको आप बोलते हैं ना ताल मिलाना। तो ये राग और ताल की एक प्रणाली पर आधारित है। तो राग और ताल तो आप जानते हैं, लेकिन जब इस तरीके से साउथ के वर्ड आ जाते हैं रागम थालम तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, अब आता है पॉलिटी का क्वेश्चन। खूब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं आप लोग, अच्छे से इसका आंसर दीजिए। स्थगन सदन की बैठक को समाप्त कर देता है और 17 सदन सदन के सत्र को समाप्त कर देता है। स्थगन सदन की बैठक को समाप्त कर देता है और 17 सदन के सत्र को समाप्त कर देता है। इनमें से कौन सा सही है? वैसे बड़ा इजी क्वेश्चन है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तो है ही, आपको पता तो होना ही चाहिए, है ना। स्थगन का मतलब ही है कि जो बैठक है वो कुछ निश्चित समय, जैसे कि कुछ घंटे, कुछ दिन या सप्ताह के लिए उस बैठक को निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है। सदन को सदन का निलंबन एक तरीके से स्थगन है। और सत्रावसान का मतलब ही है सत्र का अवसान, सत्र समाप्त हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सदन के सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित किया कर दिया जाता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन जो हो जाता है लंबे समय के लिए, तो उसको बोलते हैं सत्रावसान। ठीक है। इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो बहुत इंग्लिश वर्ड भी आपको आना चाहिए। एडजॉर्नमेंट होता है स्थगन। द हाउस इज एडजॉर्न। आपने कभी सुना होगा, अगर सदन जब चल रहा होता है तो राज्यसभा लोकसभा में उसको प्रसारण होता है उसका, तो उसमें जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के वो बोलते हैं कि नाउ द हाउस इज एडजॉर्न्ड, है ना। जैसे कि मान लो अब खाना खाने जाना है, लंच हो रहा है, तो हाउस को एडजॉर्न कर दिया जाता है कुछ घंटे के लिए, है ना, 1-2 घंटे के लिए। तो एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है कुछ समय के लिए सदन की जो बैठक है वो टर्मिनेट हो गई, है ना, उसका निलंबन हो गया। और प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि सदन का जो सेशन चल रहा है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, दैट इज प्रोरोगेशन। सत्रावसान हिंदी में बोलते हैं। तो इसी टाइप के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं से मिलकर के आपकी यूपीएससी की तैयारी पूरी होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आप बस उठे सुबह और आप पूरा यूपीएससी के लिए तैयार हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही छोटा 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 थोड़ा 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 करके तैयार करना पड़ेगा। हम्म बीज से गोदाम, है ना, ये एक गवर्नमेंट का, आपको पता है गवर्नमेंट स्कीम्स जो मैंने बताया था कि कैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे प्रीलिम्स की, जो यूपीएससी जीएस स्ट्रेटजी के नाम से जो वीडियो है चैनल में, अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके देखिएगा उसको डिटेल से। उसमें मैंने पूरा एक एक स्टेप वाइज बताया कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो उसमें मैंने बताया भी था कि इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो आपके सिलेबस में मेंशन्ड भी हैं, उनको आपको पढ़ना है। तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, वो एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, सर्विस में हो, किसी भी सेक्टर में हो, एक्सटर्नल सेक्टर की हो, मतलब जो विदेशी व्यापार से संबंधित हो, या सोशल सेक्टर की हो, सामाजिक जो भी सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित हो, गरीबी से संबंधित हो, बेरोजगारी से संबंधित हो, जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उन सारे स्कीम्स का एक नोट्स बना लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 40-50 इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उनके प्रोविजंस क्या हैं स्कीम्स के, उसका स्कीम का उद्देश्य क्या है, उससे कौन कौन लाभान्वित होगा। खास तौर पे ये दो बातें पूछी जाती हैं, राइट। तो जो बीज से गोदाम तक दृष्टिकोण है, ये भी एक तरीके की स्कीम है। उसमें किससे संबोधित किया जा रहा है, मतलब व्हाट इज बीइंग एड्रेस्ड। एड्रेस क्या चीज, क्या समस्या को एड्रेस किया जा रहा है? गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, बेहतर कृषि पद्धतियां, फसल कटाई के बाद की उन्नत कार्य प्रणालियां और सिंचाई। ठीक है। तो आप नाम से ही थोड़ा सा समझिए, बीज से गोदाम तक मतलब बीजारोपण करने से लेकर के
और गोदाम पहुंचने तक, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की जा रही हैं, राइट। तो उसमें कौन कौन सा, एक तो गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, मतलब बीज से ही समझ लीजिए कि बीजारोपण किया जाएगा बीज से, तो है ना। बेहतर कृषि पद्धतियां, अब बीज से गोदाम तक पहुंचेगा नहीं, कि बीज बोने के बाद फिर उसको जुताई करना और भी जो भी कृषि की जो भी पद्धतियां हैं, फसल कटाई, फिर फसल कट जाएगी और वो पहुंच जाएगी इसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, है ना, गोदाम में। तो ये तीनों चीजें कवर हैं इसमें। सिंचाई इसका एक मुख्य भाग नहीं है, ठीक है, मतलब एक इसका मुख्य भाग नहीं है सिंचाई, राइट। तो इसमें ये देखिए, इसमें जो भी चीजें कवर्ड हैं, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, बेहतर कृषि पद्धतियां, फसल कटाई के बाद की उन्नत कार्य प्रणालियां, इन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, राइट। ठीक है। इरिगेशन इज नॉट कवर्ड अंडर इट, ठीक है। इरिगेशन चूंकि ऑलरेडी बहुत सारी जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और तमाम सारी योजनाओं में उसको ऑलरेडी एड्रेस किया जाता है, इरिगेशन से संबंधित समस्या को ऑलरेडी दूसरे तमाम सारे स्कीम्स में कवर है, ठीक है। तो समुद्री ज्वार से के संबंध में अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में सबसे अधिक ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी, सुना होगा आपने। कहाँ पर है ये? ये बे ऑफ फंडी जो है, आपको, आपका काम ये है कि जब भी आप इस टाइप के उसमें बैठे हैं तो आप एटलस लेके बैठे, आप यूएसए का मैप देखेंगे तो यूएसए मैप का मैप में जो अटलांटिक का साइड, जो उसका अटलांटिक सी बोर्ड है, जो अटलांटिक का उसका तट है अमेरिका का, अमेरिका और कनाडा जहाँ पर लगभग मिल रहे हैं, वहां पर देखेंगे आप छोटी सी एक खाड़ी है, उसका नाम है बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी। तो विश्व में सर्वाधिक ज्वार भाटा वहीं पर आता है, सबसे ज्यादा टाइड्स वहीं पर आते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं भी वहीं पर है ना। जो टाइडल एनर्जी है, आपको पता है कि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, अब हमारा ध्यान उनकी तरफ जा रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम, आपको पता है, बहुत ज्यादा पेट्रोलियम की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है ना। तो जो नॉन कन्वेंशनल इरिगेशन सिस्टम्स हैं, उनमें से एक है टाइडल एनर्जी, और वर्ल्ड में सबसे हाई टाइड्स कहाँ आते हैं? फंडी की खाड़ी में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। लघु ज्वार के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीधी रेखा में होते हैं। ये मैंने, आप लोग को, जो लोगों ने क्लास अटेंड किया होगा उनको ये पता होगा, मैंने बताया था कि जो लघु ज्वार होता है उस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्वाड्रेचर की स्थिति में होते हैं, यानी समकोणिक स्थिति में होते हैं, एक सीधी सीधी रेखा में नहीं होते हैं। सीधी रेखा में जब होंगे तो 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 फिर चंद्रमा और सूर्य दोनों मिल करके जोर लगाएंगे तो ज्वार कैसे आएंगे? दीर्घ आएंगे, है ना, बड़े ज्वार आएंगे, हाई टाइड्स आएंगे, लघु नहीं होंगे, राइट। तो जो लघु ज्वार है वो कब आते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण की स्थिति में होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। ये स्थिति क्या है सीधी रेखा वाली? ये दीर्घ ज्वार की स्थिति है। तो फर्स्ट ओनली वन इज राइट, तो ए हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। तो जो बृहत ज्वार है, मतलब लघु ज्वार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नीप टाइड, नीप टाइड। और जो दीर्घ ज्वार है उसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड, ये है। तो ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइड सन, मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, मतलब स्प्रिंग टाइड के समय में जो दीर्घ ज्वार है उस समय में जो पृथ्वी, सूर्य और आपका चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। तो दोनों तीनों सीधी रेखा में होते हैं, क्या मिल करके ये जोर लगाते हैं, मिल करके गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगाते हैं, तो ज्वार ऊंचे आते हैं। मतलब चंद्रमा और सूर्य दोनों मिल करके लगाएंगे। और जब ये समकोणिक स्थिति में होंगे तो क्या होगा कि चंद्रमा और सूर्य जब दोनों समकोण की स्थिति में होंगे तो दोनों एक दूसरे को एक तरीके से बैलेंस करेंगे, तो उसका जो नेट इफेक्ट होगा वो कम होगा, राइट। वनों की कटाई के खतरे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति का उपयोग किया जा सकता है? हाइड्रोपोनिक्स। अब ये क्या है? ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गए, टर्मिनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन हो गए, राइट। आपको पता है कि यूपीएससी टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो अब ये टर्म क्या है आपको ये पता होना चाहिए, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल कृषि, है ना, जल में खेती करना, केवल जल की सहायता से। इसमें क्या होता है? मिट्टी का उतना प्रयोग नहीं होता है, केवल जल की सहायता से कृषि की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो से ही बना है जल, है ना, हाइड्रो मतलब जल, पोनिक्स मतलब जल की खेती, जल कृषि। भूमि अधिकारों को सार्वजनिक रूप से वहां के मूल निवासियों को हस्तांतरित करना, मतलब वनों की कटाई को के खतरे को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? हाइड्रोपोनिक्स का अगर आप बढ़ावा उसको देंगे तो आप निश्चित तौर पे वनों की कटाई का खतरा तो कम होगा ही, क्योंकि लोग
जल में ही कृषि कर लेंगे। अब वैसे क्या हो रहा है, वन किस लिए काटे जा रहे हैं, वन किस लिए काटे जा रहे हैं, मिट्टी में खेती करने के लिए। तो अगर जल में कृषि कर लेंगे तो मिट्टी के वनों को नहीं काटना पड़ेगा जिनको हम काट रहे हैं खेती करने के लिए, राइट। तो हाइड्रोपोनिक्स से बिल्कुल इसके खतरे को कम किया जा सकता है। भूमि अधिकारों को अगर वहां के मूल निवासी कौन है, जनजातियां, अगर हम उनको वहां के भूमि अधिकार सौंप दें तो वो तो उनके लिए घर है वो वन, वो उसको काटने नहीं देंगे, वो उसको और संरक्षित रखते हैं, यही होता ही है। और वन रोपण, बिल्कुल नए वन आप लगाएंगे तो उससे वनों की कटाई का खतरा, बिल्कुल। तो ये बहुत इजी और मतलब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, अच्छा, सुंदर, बैलेंस, सिंपल क्वेश्चन है ना, कि आपके एक तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, एक्चुअली ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी के। तो हाइड्रोपोनिक्स मतलब इस तरीके की तीनों ही चीजें अगर आप ये फॉलो करता है, मतलब कोई भी अगर गवर्नमेंट फॉलो करती है, भूमि अधिकारों को वहाँ के जो समुदाय हैं, जो वहाँ की जनजातियां हैं उनको देते हैं, हाइड्रोपोनिक्स को बढ़ावा कर देते हैं, वन वन रोपण मतलब नए वनों को लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे वनों के कटाव को रोका जा सकता है, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप इन क्वेश्चंस को बाद में जाकर रिवाइज करेंगे तो सोचिए आपकी कितनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपका कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, तैयारी इस स्तर पर पहुंच जाएगी आपकी कि फिर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा, राइट, कि अब मैं यूपीएससी के लिए तैयार हो गया हूँ। अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा, जो मुझे समझ में आ रहा है कि अभी उतना कॉन्फिडेंट नहीं है आप लोग, राइट। तो अभी फिर से एक बार अपने तैयारी को फिर से एक बार सोचिए कि कहाँ पर कमी चल रही है, और बार बार ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? आपको पता है कि यूपीएससी हर साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही है एक दो, कि कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, कोई इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, वो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है, प्रकाशित करती है, राइट। तो विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है जो, है ना, अंकटाड बोलते हैं उसको। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। ठीक है, अंकटाड कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? अब देखिए अंकटाड के बारे में इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। अब जब अगर आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से, जब बाद में आप ठहर के इस वीडियो पे जाएंगे, इसको पढ़ेंगे कि अंकटाड और क्या क्या करता है, तो उन आपको पता चलेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या इसके उद्देश्य हैं, तो और भी इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन और भी आपके तैयार हो जाएंगे, राइट। कि एक स्थायी अंतर सरकारी सरकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रमुख अंग है, व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से निपटता है, और मतलब हर साल इस तरीके की एक निवेश रिपोर्ट जारी करता है। तो कितना अच्छा इसमें, इसका एक्सप्लेनेशन कितना अच्छा है, देखिए कितना बैलेंस्ड है। बहुत सारे आपके दूसरे क्वेश्चन भी कवर करता है, राइट। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, अभी हम लोग का ये 11वां क्वेश्चन होगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, लॉफर वक्र, ये एकदम कोर इकोनॉमी से क्वेश्चन है। इकोनॉमी में आपको पता है कि बहुत सारे वक्र, बहुत सारे कर्व चर्चा में आते हैं, लॉफर कर्व, जे कर्व, फिलिप्स कर्व, लॉरेंज कर्व। तो इन कर्व का मतलब क्या होता है, इनको ये जो कर्व या ग्राफ होते हैं ये क्या शो करते हैं ना, अलग अलग। जैसे लॉफर कर्व कर दरों और राजस्व के बीच का संबंध बताता है, जे वक्र आय असमानता की माप दिखाता है, फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध बताता है, लॉरेंज वक्र भुगतान संतुलन, घाटे और अवमूल्यन के बीच संबंध। मतलब ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि ये सही सही है, लेकिन हमें बताना है कि कौन से सुमेलित नहीं है। तो आपको ये बताना है कौन सुमेलित नहीं है, तो 1, 3 और 4 सुमेलित नहीं है, ये बताया गया इसमें, ठीक है। मतलब कि केवल दो ही, मतलब जे वक्र क्या है, आय असमानता की माप दिखाता है, केवल यही सुमेलित है। अच्छा, तो युग्म एक सही सुमेलित है, दो गलत सुमेलित है, तीन सही सुमेलित है, चार गलत सुमेलित है। इसका आंसर एक्चुअली जो लिखा हुआ है ना वो गलत है ना। इसको छोड़ दो, मतलब जो लिखा हुआ है उसको अभी फिलहाल, अभी हम पहले इसके व्याख्या को पढ़ लेते हैं। एक सही सुमेलित है मतलब लाफर वक्र दर्शाता है, एक्चुअली क्वेश्चन था ना वो ये था कि क्या सही सुमेलित नहीं है। तो अगर ए सही सुमेलित है, और फिर तीन भी सही सुमेलित है, एक और तीन,
तो यानी कि 2 और 4 गलत है, और 2 और 4 तो इसके ऑप्शन में ही नहीं है। खैर अभी इसको देख लेते हैं, अभी इसको सुधार भी कर देंगे इसमें अगर कोई दिक्कत है। शायद अनुवाद के दौरान शायद कुछ गलती हो गई है कुछ लिखने में। तो लाफर वक्र दर्शाता है कि उच्च कर दरें शुरू में राजस्व में वृद्धि करती हैं, लेकिन एक बिंदु के बाद दरों में और वृद्धि के कारण राजस्व में गिरावट आती है ना। इससे आप थोड़ा इकोनॉमी की समझ भी आपकी डेवलप होगी, है ना। लॉफर कर्व क्या बताता है कि अगर टैक्स रेट है, कर दरें जो टैक्स रेट्स हैं, अगर आप हाई टैक्स रेट रखेंगे तो पहले तो रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, लोग टैक्स इवेजन करने लगते हैं, टैक्स से बचने की तमाम तरीके लोग ढूंढ लेते हैं। तो अगर ज्यादा हाई टैक्स रेट है तो क्या होगा, धीरे धीरे करके राजस्व में गिरावट आती जाएगी। तो एक सीमा तक तो राजस्व में बढ़ोतरी होगी, रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिर सरकार जो राजस्व इकट्ठा करती है उसमें गिरावट आती है। तो लॉफर वक्र ये दर्शाता है, ये एकदम सही है। लॉफर कर्व का मतलब यही है, और पहले स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ था कि कर दरों और राजस्व के बीच संबंध। तो पहला वाला स्टेटमेंट इज राइट। जे कर्व क्या है, जे वक्र देख लेते हैं। जे कर्व अधिशेष में जाने से पहले अपनी मुद्रा के अवमूल्यन के बाद शुरू में देश के भुगतान संतुलन घाटे की प्रवृत्ति को दर्शाता है। मतलब ये जो मुद्रा के अवमूल्यन और जो भुगतान संतुलन का घाटा है, इनके दोनों के संबंध को बताता है। मतलब जो करेंसी का डिवेल्युएशन किया जाता है और उसकी वजह से भुगतान संतुलन के घाटे में क्या फर्क आता है, उसके दोनों के। और जबकि यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा था, आय की असमानता की माप दिखाता है। तो जे यानी कि टू इज रॉन्ग, टू इज रॉन्ग, है ना। अब जब टू रॉन्ग हुआ तो फोर भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि एक्चुअली जो टू का एक्सप्लेनेशन है ये फोर में लिखा हुआ है, भुगतान संतुलन घाटे और अवमूल्यन के बीच संबंध। और कमाल की बात क्या है कि जो फोर का एक्सप्लेनेशन है वो टू में लिखा हुआ है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है। एक्चुअली यूपीएससी भी अधिकतर ऐसे ही करता है, दो ऑप्शन के इंटरचेंज कर देता है, तो दोनों ही गलत हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये ट्रिक यहाँ हम लोग भी अपनाते हैं, ठीक है। तो जे वक्र का एक्सप्लेनेशन एक्चुअली है ये वाला, और लॉरेंज वक्र का एक्सप्लेनेशन है ये वाला, ठीक है। तो ये 2 और 4 हो गए गलत, राइट। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये होना चाहिए एक्चुअली, 2 और 4। और इसका फिर आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा गलत है, बी इज रॉन्ग, है ना। ये बी वाला जो है 2 और 4 गलत है, और 1 और 3 सही है। लाफर कर्व वाला भी सही, फिलिप्स वक्र भी सही है। फिलिप्स कर्व का मतलब ये होता है जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को बताता है ना। 3 सही सुमेलित है। फिलिप्स कर्व एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है ना। इनके दोनों के बीच एक विपरीत संबंध होता है नॉर्मली, है ना। नॉर्मली क्या होता है कि जब बेरोजगारी बहुत बड़ी होती है तो मुद्रास्फीति कम होती है, ठीक है। जब मुद्रास्फीति बहुत हाई होती है तो बेरोजगारी बहुत कम होती है, ठीक है। आर्थिक विकास के साथ मुद्रास्फीति आती है। अब इसमें क्या है, इस अवधारणा के हिसाब से क्या होता है कि आर्थिक विकास के साथ मुद्रास्फीति आती है, मतलब जब आर्थिक विकास होगा तो मुद्रास्फीति आएगी ही आएगी, यानी कि। और मुद्रास्फीति आर्थिक विकास जिसके बदले में अधिक नौकरियां और कम बेरोजगारी होनी ही चाहिए। जब आर्थिक विकास होगा तो मुद्रास्फीति होगी, और आर्थिक विकास का मतलब ये है कि बेरोजगारी कम होना, है ना, अधिक नौकरियां उपलब्ध होना, बेरोजगारी कम होना। और जब ऐसा होगा तो मुद्रास्फीति ज्यादा आएगी, यानी कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में एक तरीके का इनवर्स रिलेशन है ना। जब बेरोजगारी कम होगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अधिकतर सरकारें इस फिलिप्स कर्व का या इस कॉन्सेप्ट का फायदा भी उठाती हैं, सरकारें इस बात को जस्टिफाई करती हैं कि देखो फिलिप्स कर्व के अनुसार यही होता ही है। कि भाई अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर देश में ग्रोथ है, ठीक है, तो आपको महंगाई तो झेलनी पड़ेगी, है ना। ग्रोथ है इसका मतलब है कि बेरोजगारी कम हुई है। जब बेरोजगारी, मतलब हम दोनों में से एक ही चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ऐसा इकोनॉमिक्स भी बोलता है कि दोनों में से एक ही चीज को एक बार में कंट्रोल किया जा सकता है, या तो बेरोजगारी को कम कर लो या मुद्रास्फीति को कम कर लो। तो जब भी बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम होने का मतलब जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा बेरोजगारी कम होगी, तो महंगाई थोड़ी सी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा आएगा तुरंत। जब बेरोजगार लोगों के पास तो पैसा होता नहीं है, जब रोजगार मिलेगा तो पैसा आएगा लोगों के पास। जब बेरोजगारी कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा मनी आएगा, और उस एक्स्ट्रा मनी को जब लोग लेकर के मार्केट में पहुंचेंगे तो इन्फ्लेशन वही होता है। जब मांग ज्यादा होती है, यानी कि लोग चीजों की डिमांड ज्यादा होती है, और आपूर्ति तो तुरंत हो नहीं सकती ना, प्रोडक्शन होने में टाइम लगता है एक्चुअली, और लोगों के हाथ में मनी बहुत जल्दी आ जाता है।
तो इन दोनों में जो टाइम लैग होता है उसी की वजह से मुद्रास्फीति आती है एक्चुअली। मुद्रास्फीति और कुछ भी नहीं है। मतलब लोगों के हाथों में पैसा जल्दी आ जाता है, मल्टीप्लाई होकर के, और चीजों को प्रोडक्शन उतनी तेज सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती है। तो ये जो सप्लाई और डिमांड के बीच में जो मिसमैच है, जो डिमांड हमेशा सप्लाई से आगे निकल जाती है, उसी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है, राइट। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, इनको ध्यान रखना है। और जो लॉरेंज वक्र है वो आय की असमानता को दिखाता है कि मतलब किसी भी कंट्री में जो आय की असमानता है उसको लॉरेंज कर्व से ही मेजर किया जाता है, राइट।